आज का हमारा जो टॉपिक है वो मिक्स एंट्रीज है। ठीक है। अभी तक हम जो एंट्रीज पढ़ रहे थे ऐसे पढ़ रहे थे कि एक पक्ष डेबिट एक पक्ष क्रेडिट। ठीक है, ऐसे ही पढ़ रहे थे ना, जैसे परचेज टू कैश या परचेज टू पर्सनल अकाउंट, कोई भी राम श्याम जो भी था, सिर्फ एक पक्ष को डेबिट और एक पक्ष को क्रेडिट कर रहे थे। मिक्स एंट्रीज क्या होती हैं? इसमें हम एक से अधिक अकाउंट्स को डेबिट और एक से अधिक अकाउंट्स को क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, देखो समझाती हूँ मैं। कभी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। कभी कभी एक ही खाते विशेष से संबंधित दो या अधिक व्यवहार एक ही तिथि में होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जनरल में अलग अलग लेखे करने के स्थान पर एक ही प्रविष्टि कर दी जाती है। इसे मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। देखो क्या होता है ना, कि मान लो हमने एक ही, जैसे मान लो एक ही हमारा देनदार है, मतलब लेनदार जो भी है, हमने एक ही पर्सन से दो बार माल खरीद लिया एक ही दिन में। मान लो मैंने 5,000 का तो उधार में खरीद लिया और 5,000 का नगद में खरीद लिया। ठीक है, तो अब उनका अलग अलग अकाउंट बनाने की जगह देखो, खरीदारी तो खरीदारी होती है, परचेज परचेज है। ठीक है, मैंने आपको जैसे जब एंट्री समझाई थी तो मैंने क्या कहा था कि जैसे अगर खरीदारी हो रही है तो फर्स्ट चीज हमारी क्या है? परचेज अकाउंट। फिर ये सेकेंडरी चीज होती है कि आपका ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है, उधार में हुआ है या नगद हुआ है। अब देखो, अगर आप उधार की एंट्री कर लो चाहे आप नगद की एंट्री कर लो, एक जो अकाउंट है वो तो हमारा फिक्स रहेगा ना, परचेज अकाउंट। ठीक है, तो अभी जैसे हम क्या करेंगे, फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू। टू कैसे? हमने 5,000 का माल नगद खरीदा तो नगद में हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू। फिर हम क्या उधार में क्या करते हैं? व्यक्ति के नाम को, मान लो मैंने राम से खरीदा तो हम क्या करेंगे? राम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? मिक्स एंट्रीज का और एंट्रीज करेंगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, देखो इससे समय एवं श्रम की बचत होती है। इनमें एक से अधिक खातों को डेबिट या क्रेडिट किया जा सकता है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा बराबर रहेगा। देखो क्या होता है, जब हम दो पक्ष में एंट्रीज करते हैं, जैसे परचेज टू कैश या सेल्स जो भी है, दो पक्ष में हमारे इतना कंफ्यूजन नहीं रहता है, सेम ही होता है। जो डेबिट क्रेडिट का अमाउंट है उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जैसे मान लो हमने 10,000 का माल बेचा, ठीक है, बेच दिया, और उतने का ही माल सामने, उतने के ही पैसे आगे, तो हम दोनों पक्ष में सेम अमाउंट लिख देते हैं। अब इसमें क्या, मान लो तीन चार अकाउंट्स को हम एक साथ कर देंगे तो एक डेबिट या क्रेडिट उनमें एक्स्ट्रा हो जाता है, तो अमाउंट सेम रहना चाहिए, यानी डेबिट का जितना भी है और क्रेडिट का जितना भी अमाउंट सेम रहना चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि डेबिट और क्रेडिट पक्ष का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक एंट्री है, इस एंट्री से समझते हैं, और बाकी और एंट्रीज हैं आगे। देखो हमारी एंट्री क्या है कि जितेंद्र से 20,000 का नगद तथा 10,000 का उधार माल खरीदा। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट तो एक चीज क्या है कि हो क्या रहा है, माल की खरीदी हो रही है, हम माल खरीद रहे हैं, तो एक अकाउंट फिक्स है, परचेज अकाउंट। ठीक है, अब अगर अलग अलग एंट्री करके समझते हैं। ठीक है, एक एंट्री है जितेंद्र से 20,000 का माल नगद खरीदा, इसकी एंट्री क्या होगी? आंसर दीजिए। एंट्री है कि जितेंद्र से 20,000 का माल नगद खरीदा, इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। हाँ ठीक है, दूसरी एंट्री हमारी 10,000 का माल उधार खरीदा जितेंद्र से, उसकी एंट्री। परचेज अकाउंट दिया टू जितेंद्र अकाउंट। ठीक है, दोनों अकाउंट में अब हम जब मिक्स एंट्रीज करते हैं तो देखो ऐसे देखिए कि जो डेबिट में है, जो जो डेबिट में है उसे डेबिट साइड लिख दीजिए, और जो क्रेडिट में है उसे क्रेडिट साइड लिख दीजिए, एक साथ लिख दीजिए। ठीक है, अब अगर हम डेबिट पक्ष लिख रहे हैं तो दोनों में कॉमन चीज क्या है? परचेज अकाउंट एक कॉमन है, तो दोनों का हम एक लिख देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू। अब फर्स्ट में क्या हमने उधार, इसमें उधार का पहले लिख रखा है, मान लो उधार खरीदा तो हमने क्रेडिट साइड से उधार का पक्ष लिख दिया टू जितेंद्र अकाउंट, कितने अमाउंट से? 10,000 के अमाउंट से। ठीक है, क्योंकि हमने उधार माल कितने का खरीदा है? 10,000 का खरीदा है। टू कैश अकाउंट, हमने जितेंद्र से नगद माल कितने का खरीदा है? 20,000 का खरीदा है, और टोटल माल हमने कितने का खरीदा है? 30,000 का। देखो परचेज अकाउंट डेबिट में हमने 30,000 क्यों लिखा है? क्योंकि टोटल माल हमने कितने का खरीदा है? 30,000 का। अब उसमें से हमने 10,000 उधार खरीदा है, इसलिए जितेंद्र अकाउंट यानी उस व्यक्ति के नाम पे लिख दिया, और कैश अकाउंट क्योंकि 20,000 हमने क्या नगद में खरीदा है, कैश हमने दिया है, तो हमने 20,000 को क्रेडिट कर दिया। कैश एंट्रीज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया है? रियल अकाउंट का पार्ट है, व्यवसाय से जैसे ही हमने माल खरीदा, कैश में खरीदा, माल आया लेकिन व्यवसाय में से पैसा गया, क्रेडिट कर दिया।
पर्सनल अकाउंट है, देने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसके अकाउंट को क्रेडिट किया 10,000 से। 10,000 का माल उधार खरीदा, 20,000 का नगद खरीदा, टोटल माल कितने का खरीदा? 30,000 का। ठीक है, देखो क्या होता है ना, मिक्स एंट्रीज में हमें डायरेक्ट एंट्रीज नहीं है, थोड़ा खोल खोल के जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे हम थोड़ा डिटेल में अलग अलग एंट्रीज करो, फिर उसको एक साथ लिखने की कोशिश करो। जैसे जो पक्ष डेबिट में है उसको डेबिट साइड, और जो क्रेडिट में है उसको क्रेडिट साइड। क्या होगा, कुछ एंट्रीज में एक से अधिक एंट्रीज में एक से अधिक पक्ष डेबिट होंगे और सिर्फ एक पक्ष क्रेडिट होगा, और कुछ एंट्रीज में डेबिट सिर्फ एक पक्ष होगा और एक से अधिक पक्ष क्रेडिट होंगे। वो एंट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर यही एंट्री अगर सेल्स की होती, मान लो कि जितेंद्र को ऐसे समझ लो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे, जितेंद्र को 20,000 का माल नगद तथा 10,000 का माल उधार बेचा, तो मुझे एंट्री बताओ कि जितेंद्र से 10,000 का माल, जितेंद्र को 20,000 का माल नगद बेचा, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, एक है कि उधार बेचा जितेंद्र को 10,000 का माल, तो जितेंद्र अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। अब इन दोनों में एक पक्ष कौन सा सेम है हमारा? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट सेम है दोनों में। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? नगद बेचा, कैश अकाउंट डेबिट, उधार बेचा, जितेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ रहे हैं आप? अब जैसे एंट्री जब परचेज की थी तो एक पक्ष डेबिट और अदर पक्ष एक से अधिक पक्ष को हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन वही जब सिचुएशन सेल्स वाली आई तो हमने क्या किया? एक से अधिक पक्ष को डेबिट और सिर्फ एक पक्ष को हमने क्रेडिट किया, तो वो हमारी एंट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, और एंट्रीज देखते हैं, हम एंट्रीज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट एंट्री है हमारी, 30,000 का नगद, 40,000 की मशीनरी एवं 3,600 के माल से व्यापार आरंभ किया। इसकी कोई मुझे एंट्री बता सकता है? कैश अकाउंट DR 30,000, मशीनरी अकाउंट DR 40,000, 36,000 गुड्स 36,000। एक सेकेंड, गुड्स अकाउंट DR 36,000 टू कैपिटल अकाउंट। और कोई बताएंगे? कोई जरूरी नहीं है आप तीनों एक साथ बताएं, मुझे एक एक करके एंट्रीज बता दीजिए। जैसे 30,000 के नगद से व्यापार प्रारंभ किया, इसकी एंट्री बता दीजिए अलग। 40,000 की मशीनरी से व्यापार प्रारंभ किया, उसकी बता दीजिए। और 3,600 के माल से व्यापार प्रारंभ किया, उसकी बता दीजिए। अलग अलग बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप तीनों को कंबाइंड में बताएं, फिर कंबाइंड में मैं समझा दूं। बताइए, एक सिंपल सी एंट्री है, 30,000 की नगद से व्यापार आरंभ किया, बताइए एंट्री बताइए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, मशीनरी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश कैपिटल अकाउंट। और माल के लिए? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कोई बताएंगे? मुझे एक बात बताइए, अब माल खरीदने की एंट्री हम क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और माल बेचने की? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने शायद आपको एक चीज बार बार रिपीट करके बताई थी कि हम माल के लिए परचेज को यूज करते हैं। स्टॉक, गुड्स, ये सिर्फ नेम है। जब हमें एंट्रीज करनी है तो जहां माल आ रहा है वहां हमें माल जहां है वहां परचेज वर्ड ही यूज होगा, और अगर माल जा रहा है तो सेल्स। मैंने आपको समझाया था कि परचेज और सेल्स सिर्फ और सिर्फ माल के लिए यूज होते हैं, ना वो असेट्स के लिए यूज होते हैं ना किसी और चीज के लिए यूज होते हैं। तो जब आपने अभी मुझे यहाँ पे 3,600 के माल की एंट्री बताई तो आप में से एक ने गुड्स बोला और एक ने स्टॉक बोला। आपको बोलना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज चाहे आपको क्रेडिट करना पड़े, चाहे, देखो परचेज का डेबिट होना कंपलसरी नहीं होता है, डिपेंड करता है एंट्री पे। अगर माल बाहर जा रहा है तो परचेज को क्रेडिट कर दो, और माल आ रहा है तो परचेज को डेबिट करो। अभी इस कंडीशन में परचेज ही डेबिट होगा, स्टॉक, गुड्स, ये वर्ड्स यूज नहीं होंगे, ये इनके अकाउंट ही नहीं बनते हैं। अकाउंट बनेगा परचेज का ही। आपकी एंट्री सही है,
देखो अब इन तीनों कंडीशंस में एक अकाउंट हमारा कौन सा कॉमन है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हम इन तीनों को कैसे करेंगे, अगर इनकी अलग अलग हम एंट्री बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट 30,000 से टू कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000 से टू कैपिटल अकाउंट, और 3600 का माल है तो परचेज अकाउंट डेबिट 3600 से टू कैपिटल अकाउंट। अब इनको हम कंबाइन में लिखते हैं तो आप खुद सोचिए हमें हमारा कितना टाइम बचता है। मिक्स एंट्रीज इसलिए ही बनाई गई है ताकि आपका टाइम भी बचे, आपकी मेहनत भी सेव हो, ठीक है, और वो कहीं और यूज हो। तो एंट्री कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 हमने अमाउंट लिख दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट हमने 40,000 का अमाउंट लिख दिया, और परचेज अकाउंट डेबिट 3600 रुपए। अब हम क्या करेंगे, हमारा तीसरा टू टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, इन तीनों का जोड़ कि हमने टोटल हमारे व्यवसाय में जितनी कैपिटल लगाई है वो कितने की कैपिटल लगी है, हमारी 73,600 रुपए, ठीक है। इन तीनों का जो टोटल होगा, अब देखो डेबिट और क्रेडिट पक्ष का टोटल 73,600 को डिवाइड कर लो, कैसे हो सॉरी ऐड कर लो तो क्या होगा, डेबिट के अगर तीनों पक्षों को जोड़ा जाएगा तो भी 73,600 आएंगे, और क्रेडिट में 73,600 लिखे हुए ही है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट का पक्ष टोटल आता है, टोटल एकदम सेम आता है, ठीक है। एंट्री में कोई डाउट है? No, ma'am, no doubt. ओके, नेक्स्ट एंट्री है ये वाली फर्नीचर मार्ट से, इसको बाद में करेंगे, नीचे वाली देखते हैं। हरीश को 14,000 का नगद एवं 9500 का उधार माल बेचा। इसकी एंट्री क्या होगी, माल बेचने की एंट्री है। कैश अकाउंट कैश अकाउंट DR 14,000 हाँ, और हरीश अकाउंट DR 9500 टू सेल्स अकाउंट में अमाउंट होगा 24,500। ठीक है, और कोई बताएंगे? आप भी देखिए, नोटपैड और पेन रखा करिए ताकि जैसे एंट्री आपसे Cash पूछे। account debit, Harish debit to sales account. ठीक है, और कोई बताएंगे? ठीक है, देखो हमारी एंट्री क्या है कि हरीश को 14,000 का माल नगद एवं 9500 का माल उधार बेचा। अब इसकी हम अलग अलग एंट्री करते हैं तो हम कैसे करेंगे, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, और नगद की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इनमें दोनों में क्या एक लेजर सेम है, वो कौन सा, हमारा सेल्स, कॉमन लेजर हमारा कौन सा, सेल्स अकाउंट का, कि दोनों कंडीशन में एक ही लेजर क्रेडिट हो रहा है। तो हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 14,000 से, हरीश अकाउंट डेबिट 9500 से टू सेल्स अकाउंट 23,500 से, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, नगद माल बेचा 10,000 का बेचा, हाँ नगद माल बेचा 10,000 और 5% बिक्री कर वसूल किया, 20,000, सॉरी ये 20,000 है, नगद माल बेचा 20,000 का और 5% बिक्री कर वसूल किया। अब कोई मुझे इसकी एंट्री बता सकता है? फर्स्ट तो मुझे बताइए कि सेल्स टैक्स है क्या, हमारे लिए क्या है? वसूला इनकम है। एक सेकेंड, सेल्स टैक्स एक मिनट मैम। हाँ ओके, टाइम लीजिए अपना, आराम से बताइए सोच के। बिक्री कर नगद माल Expense है मैम. वसूला इनकम है मैम। मैम expense है. ओके, आपने एक्सपेंस बताया मुझे, आप मुझे रीजन दीजिए कि ये कैसे एक्सपेंस है, मतलब आपने मुझे इसका एक्सपेंस बताया तो आपने कुछ सोच के एक्सपेंस बोला होगा ना, वही सोचा हुआ आप मुझे बता दीजिए कि मैम मैंने ये सोच के इसे एक्सपेंस किया। ओके बताइए।
ठीक है, जिसने इनकम बताया, आप मुझे बताइए कि आपने इसे इनकम क्यों बोला? क्योंकि मैम यहाँ पे लिखा हुआ है 5% बिक्री कर वसूला, तो उसका मतलब हमको मिला इसीलिए इनकम। सिर्फ यही रीजन है? बाकी सेल अगर यहाँ वसूला नहीं लिखा हुआ होता तो क्या ये हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता? नहीं मैम, यहाँ पे सेल्स टैक्स भी लिखा हुआ है। हाँ एक मिनट मैम, वसूला नहीं लिख रहा था तो हाँ, नहीं आपने मुझे रीजन दिया कि मैम यहाँ वसूला लिखा हुआ है यानी हमें प्राप्त हुआ है, हमें मिला है, इसलिए हमारी इनकम है। मैं आपसे बोल रही हूँ अगर यहाँ ये नहीं लिखा हुआ होता कि हमें प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या ये हमारी इनकम नहीं होती? क्या ये एक्सपेंस हो जाता? नो मैम। अच्छा, कैसे? मैम डाउट लग रहा है थोड़ा। और कोई आंसर देंगे? एटलीस्ट ये तो बता दीजिए कि आपकी नजरों में आपको क्या लगता है ये हमारा मैम हमारे लिए टैक्स इनकम कैसे हो सकता है? एक्सपेंस ही है, चाहे वो रिसीव किया हो चाहे पे किया हो। एक बात बताइए, हमने पहले माल बेचा है, ठीक है, हमने माल बेचा है, हमने उस पे टैक्स लगाया है, यानी पहली बात तो हमने माल बेचा, मान लो मैंने 10 रुपए का माल बेचा है, उस पे मैं टैक्स लगा के बेच रही हूँ सामने वाले को, तो टैक्स मुझे पे नहीं करना है, टैक्स मेरा कस्टमर यानी मेरा उपभोक्ता पे कर रहा है, मैं पे नहीं कर रही हूँ, वो उस पे कर रहा है। मैंने सेल्स पे टैक्स लगाया है, तो अगर मैंने मान लो जैसे यहाँ पे मैंने 20,000 का माल बेचा है, 20,000 के माल पे मैंने 5% बिक्री कर लगाया, यानी मेरा माल तो 20,000 का बिका ही है, प्लस मुझे 1,000 रुपए का टैक्स भी प्राप्त हुआ है, तो क्या मेरे लिए इनकम नहीं है? ये मेरे लिए एक्सपेंस तब होता जब ये सेल्स टैक्स है। ऐसा नहीं है कि मैंने माल खरीदा और सामने वाले ने मुझ पे टैक्स लगाया है। आप एंट्री तो पूरी पढ़िए कि नगद माल बेचा, कि मैंने कैश में माल बेचा प्लस उस पे मैंने 5% बिक्री कर लगाया। अगर ये एंट्री ऐसे होती कि मैंने 20,000 का माल खरीदा और 5% का बिक्री कर मैंने दिया, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता? पहली बात तो सेल्स टैक्स है, बिके हुए माल पर ही लगेगा, आप माल बेचोगे तभी तो सेल्स टैक्स लगेगा, खरीदे हुए माल पे सेल्स टैक्स, सामने वाले के लिए वो सेल्स टैक्स हो जाएगा ना। इनकम हमारे लिए, हमें तो एक्स्ट्रा में प्राप्त हो रहा है कि आप खुद देखो 20,000 का आपने माल बेचा, 1,000 रुपए और टैक्स के आपको प्राप्त हुए, तो आपके लिए तो सेल्स टैक्स इनकम ही हो गया, आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंडर ही, बट आपकी इनकम में काउंट हो गए, हमें प्राप्त हो रहा है सेल्स टैक्स, हमने बिक्री पे टैक्स लगाया है कि जो भी हमारा माल खरीदेगा उसको ये टैक्स भी पे करना पड़ेगा साथ में, बिक्री कर। तो अब मुझे बताइए इसकी एंट्री कैसे होगी? ये तो क्लियर हो गया कि ये इनकम है। ये इनकम एक्सपेंस में कोई डाउट रह गया है क्यों है इनकम? तो आप पूछ सकते हैं, मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। देखो हम माल बेच रहे हैं, पहली बात तो सेल्स ही हमारे लिए कैश आ रहा है, नगद में हमने ट्रांजेक्शन किया, हमारा माल बिक रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, ठीक है, प्लस हाथ के हाथ हम उस पे बिक्री कर भी लगा रहे तो हमारे पास 1,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 20,000 का माल बेच रहा है, 5% बिक्री कर लगा रहा है, यानी 1,000 रुपए और आ रहा है, इसका मतलब 20,000 का माल बेचा 21,000 रुपए आए हैं, तो क्या ये प्रॉफिट नहीं हुआ है सामने वाले को? टैक्स में फर्क होता है ना, सिर्फ टैक्स के नाम से वो एक्सपेंस में नहीं चले जाता है, ठीक है। एंट्री बताइए क्या होनी चाहिए इसकी एंट्री? कैश अकाउंट DR 21,000, टू सेल्स टैक्स अकाउंट 1,000, टू सेल्स अकाउंट 20,000। वेरी गुड। और कोई बताएंगे? अमाउंट के साथ बताना प्लीज कि कैश अकाउंट डेबिट 21,000 to sales account 20,000 to sales tax account 1,000। ठीक है, देखो अब इस एंट्री को हमने कैसे किया? कैश अकाउंट डेबिट हमने 21,000 से किया, टू सेल्स टैक्स हमने सेल्स टैक्स कैसे निकाला? परसेंटेज निकालनी हम सभी को आती है, 1,000 रुपए निकल गए, ठीक है।
हमने 20,000 का 5% निकाला तो हमारा 1,000 रुपए आ गया। टू सेल्स टैक्स, यानी हमने सेल्स टैक्स वसूल किया है। सेल्स टैक्स को हमने क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि सेल्स टैक्स को हमने इनकम में काउंट किया है। अब आपने एंट्री जो बताई है, अगर आप इसको एक्सपेंस मानते हो तो आपको तो फिर इसे डेबिट कर देते ना। फिर आप बताइए फिर एंट्री कैसे होती? अगर आपने इनकम बोला है तो एंट्री आप यही बताते। अगर मैं बोलती आपकी एंट्री एक्सेप्ट कर लेती तो आपकी एंट्री यही होती जो आपने अभी बताई है। तो मुझे बताइए कि फिर आपके बोले हुए के हिसाब से आपकी एंट्री सही कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर वो इनकम नहीं एक्सपेंस है तो उसे तो डेबिट होना चाहिए, वो क्रेडिट हो ही नहीं सकता। बट आपने उसे क्रेडिट किया क्योंकि वो आपकी इनकम है। हम क्या करते हैं, हम नॉमिनल में इनकम को क्रेडिट और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो सेल्स टैक्स हमारे लिए क्या है? सेल्स टैक्स हमारे लिए हमारी इनकम है, इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया 1,000 रुपए से। वही टू सेल्स अकाउंट, सेल्स तो हमारा क्रेडिट होता ही है क्योंकि व्यवसाय से माल जा रहा है। टोटल हमारे व्यवसाय में पैसे कितने आए? 21,000, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट हमने 21,000 से किया है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, देखो अब ये जो नीचे वाली एंट्री है कि व्यापार हेतु अलमारी खरीदी, ये और ये ऊपर वाली एंट्री सेम है, इसलिए मैंने पहले से करवाई नहीं थी। तो ये एंट्री ऐसे है कि व्यापार हेतु मार्ट से 8,000 की अलमारी और फर्नीचर क्रय किया। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री बताइए। एक सेकंड की Purchases एंट्री, account debit to cash ये account. एंट्रीज ना, सॉरी, थोड़ी एंट्रीज ना ऊपर नीचे हो रखी हैं। ये एंट्री इसके साथ नहीं, शायद ये नीचे वाली एंट्री के साथ है। आप इसकी बताइए, व्यापार हेतु अलमारी खरीदी। बताइए, व्यापार हेतु अलमारी खरीदी। Purchases अलमारी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ओके, और कोई बताएंगे? purchase account debit to cash account. ठीक है, और कोई? मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब हम कोई फिक्स्ड असेट्स खरीदते हैं तो हम डायरेक्ट उसके अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं, खरीदते या बेचते हैं तो। ठीक है, हमारे लिए परचेज और सेल सिर्फ माल के लिए यूज होता है। क्या हम यहाँ माल खरीद रहे हैं? हम यहाँ क्या खरीद रहे हैं? हम यहाँ हमारी एक फिक्स्ड असेट्स यानी हम अलमारी खरीद रहे हैं, तो हम डायरेक्ट उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे ना। जैसा कि मैंने आपको समझाया, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, जो भी हमारी फिक्स्ड असेट्स होती हैं, हम उनके लिए क्या करते हैं? हम डायरेक्ट उनके अकाउंट को डेबिट करते हैं। जैसा कि आपको एंट्री बताइए, हमारी जो अलमारी है ये किस अकाउंट का पार्ट है? मतलब किस अकाउंट के अंडर आती है? Real account. रियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि आपने बताया कि रियल अकाउंट के अंडर आती है, तो फिर ये बताने में कहाँ दिक्कत आई कि क्यों? आप सभी को, आपको और मुझे अच्छे से पता है कि रियल अकाउंट में क्या चीजें आती हैं। सभी वस्तुएं और संपत्तियों को हम किसके अंडर रखते हैं? रियल अकाउंट के अंडर। तो अलमारी को जब भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हमारी असेट्स है, हमारी असेट्स है, तो सीधी सी बात है कि सभी जितनी भी असेट्स होती है उसको रियल अकाउंट के अंडर रखते हैं, इसलिए वो रियल अकाउंट का पार्ट होती है। देखो, आंसर दो लेकिन कंफ्यूज मत हो। एक क्वेश्चन को आपसे कितनी भी तरह से घुमा के पूछा जाए, अगर आप उसको समझ गए हैं तो आप उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, समझना जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि मैंने बोला और आप बस उसे याद कर ले। याद नहीं, समझो उस चीज को, फिर उसको आपको कैसे भी घुमा फिरा के भी पूछा जाएगा ना तो आप उसका आंसर दे दोगे। ठीक है, तो इस एंट्री का तो क्लियर है ना कि अलमारी अकाउंट डेबिट व्यापार के लिए खरीदी, अलमारी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है, सतीश से
10,000 एवं हरीश से 15,000 का माल खरीदा। एंट्री बताओ। परचेज अकाउंट DR 25,000 टू सतीश अकाउंट 10,000 टू हरीश अकाउंट 15,000। देखो जैसा बताया वैसे एंट्री आंसर सही है। सतीश से 10,000 का एवं हरीश से 15,000 का उधार माल खरीदा। उधार देखो मैंने आपको उधार नगद का बताया था कि अगर नगद लिखा हुआ है मतलब ट्रांजैक्शन नगद में हुआ है, और अगर आपके पास कोई डिटेल्स नहीं दी गई है इसका मतलब आपका ट्रांजैक्शन उधार में हुआ है, मतलब नगद नहीं लिखा हुआ है लेकिन अगर व्यक्ति की डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पे नगद नहीं लिखा है, उधार भी नहीं लिखा है, लेकिन हमारे पास सतीश और हरीश दो व्यक्तियों के नाम है। ठीक है, तो मतलब ट्रांजैक्शन कैसा हुआ है, हमारा ट्रांजैक्शन उधार में हुआ है। तो हम हो क्या रहा है, परचेज कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट 10,000 से, टू हरीश अकाउंट 15,000 से, और हमने टोटल माल कितने का खरीदा, हमने टोटल 25,000 का माल खरीदा। 10,000 हमने सतीश से खरीदा और 15,000 का हमने किससे खरीदा, हरीश से खरीदा। और व्यवसाय में टोटल माल कितने का आया, 25,000 से आया। दोनों के अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों देने वाले हैं, पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, एंट्री समझ में आ गई, कोई डाउट है? माल खरीदा है हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट। सतीश अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया है, क्योंकि हमने उससे माल खरीदा है, वो देने वाला है। पर्सनल अकाउंट में सभी व्यक्तियों को काउंट किया जाता है, जितने भी व्यक्तिगत खाते हैं वो सभी पर्सनल अकाउंट के अंडर आते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो। तो अभी हम उनसे माल खरीद रहे हैं तो वो देने वाले हो गए। ठीक है, देने वाले हो गए तो उनके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और एंट्री हमारी क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट टू हरीश अकाउंट 10,000 15,000 से, परचेज अकाउंट में 25,000 का अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी, मजदूरी 500 रुपए एवं वेतन 1,000 रुपए नगद चुकाया। वेजेज अकाउंट DR 500, सैलरी अकाउंट DR 1,000 टू कैश अकाउंट 1,500। अच्छा बताइए, वेजेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस। किस अकाउंट के अंडर आते हैं? नॉमिनल अकाउंट के। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंडर एक्सपेंस जितने भी होते हैं उनको क्या किया जाता है, डेबिट। डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो जब अगर वेजेस और सैलरी हमारे दोनों ही हमें पता है एक्सपेंस है तो सीधे सीधे डेबिट। वेजेस अकाउंट डेबिट 500 रुपए से, सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए से। अब हमने क्या, टोटल हमने 1,500 रुपए हमने चुकाए हैं। ठीक है, 500 हमने वेजेस के और 1,000 रुपए हमने सैलरी के दिए। व्यवसाय से कितना कैश कितना निकला है वो हम अमाउंट टू कैश करके लिख देंगे कि टोटल हमने पैसे व्यवसाय से बाहर कितने निकाले। अब देखो किन किन चीजों के लिए निकाले वो तो हम डेबिट पक्ष में लिख चुके हैं कि 500 तो हमने वेजेस के लिए निकाले हैं और 1,000 रुपए हमने सैलरी के लिए निकाले हैं। अब हमें टू कैश में टोटल अमाउंट दिखाना है तो वो हम टू कैश में दोनों को ऐड करके 1,500 रुपए दिखा देंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है 5,000 का फर्नीचर व्यापार हेतु एवं 3,000 का फर्नीचर निजी प्रयोग हेतु नालंदा, और ये ऊपर लिखा हुआ है ना, नालंदा फर्नीचर मार्ट से क्रय किया। ये ऊपर से नीचे की साइड ये ऐसे हो गया है। ठीक है, तो एंट्री है कि 5,000 का फर्नीचर व्यापार हेतु एवं 3,000 का फर्नीचर निजी प्रयोग हेतु नालंदा फर्नीचर मार्ट से क्रय किया। अब इसकी एंट्री बताइए। फर्नीचर अकाउंट DR 5,000, ड्राइंग अकाउंट DR 3,000 टू कैश अकाउंट 8,000। और कोई बताएंगे? ठीक है, मैं एंट्री एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मुझे लगता है कि एंट्री आपने ठीक से सुनी नहीं है। 5,000 का फर्नीचर व्यापार हेतु एवं 3,000 का फर्नीचर निजी प्रयोग हेतु नालंदा फर्नीचर मार्ट से क्रय किया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ कहीं पे भी कैश या नगद में ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, फिर ट्रांजैक्शन आपने एंट्री कैश में क्यों बनाई है? आपने आंसर दिया, जिन्होंने, मेरा क्वेश्चन उनसे है। सॉरी मैम, फर्नीचर मार्ट से क्रय किया। तो नालंदा फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। यस मैम, वो मैंने क्वेश्चन देखा था लिखा, उससे बनाया था कॉपी पे, इसलिए। हाँ, मैंने एक चीज नोटिस की है
कि आप क्वेश्चन को बहुत जल्दबाजी में आंसर देते हैं। अच्छी चीज है कि आप अच्छा करते हैं, कि आप आंसर बहुत सही देते हैं, बट एक चीज आप मेरी मानिए कि आप थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर दीजिए। आंसर का करेक्ट होना जल्दी होने से ज्यादा जरूरी होता है। वो मैंने क्वेश्चन देख के कॉपी पे बनाया था तो फर्नीचर मार्ट नहीं था, इसीलिए गलती हो गई। कोई बात नहीं, ठीक है। देखो एंट्री हमारी क्या है, 5,000 का फर्नीचर व्यापार हेतु। तो हम अगर कोई असेट्स खरीदते हैं तो हम उसकी एंट्री क्या बनाते हैं, हम डायरेक्ट उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 से। और निजी प्रयोग हेतु, तो मैंने आपको बताया था कि निजी प्रयोग हेतु अगर हम कोई भी चीज करते हैं, पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी चीज आती है तो हमें सिर्फ एक अकाउंट को डेबिट करना है, वो है हमारा ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। तो हमने उस फर्नीचर को ड्रॉइंग अकाउंट में लिया, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 3,000 से। और हमने ये दोनों चीजें कहाँ से खरीदे, उधार में खरीदी है। देखो यहाँ नगद नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास शॉप का नाम है नालंदा फर्नीचर मार्ट। तो हम एक अकाउंट बनाएंगे नालंदा फर्नीचर मार्ट के नाम से और उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। हमने 5,000 का फर्नीचर निजी प्रयोग हेतु खरीदा, वो हमारी असेट्स है। 3,000 का हमने ड्राइंग यानी पर्सनल यूज के लिए खरीदा, ठीक है। टोटल हमने कितने का फर्नीचर खरीद लिया, हमने 8,000 का फर्नीचर खरीद लिया। तो हम नालंदा फर्नीचर मार्ट को 8,000 का अमाउंट लिख देंगे। क्लियर? इन एंट्रीज में से आप में से किसी का कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं। नो डाउट्स मैम। ओके, ठीक है। तो फिर आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं।